हाय फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन में यूनिट 8C में आज हम लोग को पढ़ना है जो इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ए लर्निंग, खास करके ई लर्निंग, ई टीचिंग, ई टीचर्स, ई सेटिस्फेक्शन, ईटीसी। मैक्सिमम जो इस यूनिट में जो भी डाटा है वो इंटरनेट से संबंधित है या वेब से संबंधित है या इंटरनेट से संबंधित और सारे इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो भी डाटा है इस यूनिट में हमें अध्ययन करना है। खास करके इससे पहले जो हमने पढ़ा है जो इंस्ट्रक्शनल टीचिंग, तो उसमें हमने देखा है कि वर्तमान समय में जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बढ़ते गए हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीडिया का उपयोग होता जा रहा है, इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मल्टीमीडिया के उपयोग से हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसी गुणवत्ता का विकास हुआ है जो घर बैठे लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आपने इससे पहले पढ़ा है कि मुक्त और ओपन और डिस्टेंस एजुकेशन, तो उसमें भी इंटरनेट के जरिए ही अधिकांशतः शैक्षणिक मटेरियल्स या शिक्षण व्यवस्था या क्लास ऑर्गेनाइज कराई जाती है। तो यह यूनिट जो है स्पेशली वर्तमान समय में ई लर्निंग, ये जो है हमारा इमर्जिंग ट्रेंड्स, इसका मीनिंग ही हुआ कि वर्तमान समय में जो उभरता हुआ शिक्षा का स्वरूप है, इमर्जिंग ट्रेंड्स है, उसके स्रोत क्या हैं, उसके स्रोत ये सब हमारे लिए कैसे यूजफुल है। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ई लर्निंग। तो ई लर्निंग को तो हम पहले ही पढ़ लिए, एम लर्निंग, ई लर्निंग। तो ये इंटरनेट से जो लर्निंग है या सोशल साइट से जो लर्निंग है या नेट से जो लर्निंग है, इसमें इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है, वर्तमान समय में क्या है कि जितने भी सोशल साइट्स हैं, आप लोग सिंपल सोशल, जो भी सोशल साइट्स आप लोग यूज करते हो, चाहे हम फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ईटीसी, कुछ भी, ये कहीं ना कहीं एजुकेशनल सोर्स है। बट यह डिपेंड है हमारे यूज पे कि हम इसको किस तरह से यूज कर रहे हैं। आपके घर में अगर टीवी है, आपके घर में एलसीडी है, आपके घर में रेडियो है, आपके घर में और भी कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इंस्ट्रूमेंट या नेट के और भी सारे सोर्स हैं, तो ये सारे सोर्स कभी कभी देखा जाता है कि बच्चों को हम लोग कहते हैं कि इसके घर में टीवी है इसलिए वो नहीं पढ़ पाता, क्योंकि उसको उसकी उपयोगिता नहीं पता, क्योंकि कुछ बच्चे सिर्फ उसी के माध्यम से पढ़ भी रहे हैं। तो यह नहीं कहा जा सकता है कि वह सामान गलत है, यह नहीं कहा जा सकता है कि इंटरनेट गलत है, यह नहीं कहा जा सकता है कि लैपटॉप गलत है, बल्कि यह कहा जा सकता है कि इसका यूज गलत है, इस तरह से यूज गलत है, इसका यूज नहीं बल्कि इसका इस तरह से यूज गलत है। तो मैक्सिमम यूनिट 8C जो है वो यूज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड मल्टीमीडिया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड ई लर्निंग को कॉन्सेप्चुअल रूप से हमें बतलाती है। तो आज की उभरती सामाजिक जो अधिगम सीखने की संसाधन है, उसमें ई लर्निंग का बहुत ज़्यादा योगदान है। और सोशल नेटवर्किंग की बात करें, सोशल लर्निंग की बात करें, तो इसमें 2.0 एक वेब है जो सोशल नेटवर्क्स को जारी करता है। यह गूगल का एक वेब है। तो इस वेब के द्वारा हम कुछ सीखते हैं, और सोशल नेटवर्किंग जिसकी हमने चर्चा की है उसके द्वारा भी अभी हम लोग सोशल नेटवर्क के रूप में जितनी भी चीज़ें, शैक्षणिक चीज़ें सीखते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन हमने इसको कहा था, जो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में इससे पूर्व के क्लास में हमने बतलाया था कि जब हम पर्यावरण से, आसपास के व्यवहार से सीखते हैं, सॉरी इंक्लूसिव नहीं, उनको इनफॉर्मल एजुकेशन कहा जाएगा। जब हम पर्यावरण से, आसपास के व्यवहार से, परिवेश से, इंटरनेट से, किसी भी और भी सोर्स से पढ़ते हो जो इंस्टीट्यूशनल नहीं हो जो ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड नहीं हो, बट हमें एजुकेशन प्रोवाइड कराती है, तो वह इनफॉर्मल एजुकेशन के रूप में कहलाती है, अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। तो आज जो सोशल साइट्स हैं, आज जो सोशल नेटवर्किंग है, वो भी हमें कहीं ना कहीं एजुकेशन सोर्स के रूप में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। बट इट इज डिपेंड ऑन माई यूज, यह हमारे यूज पे निर्भर है कि हम इसका किस तरह से यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे यूनिट्स का कि ओपन एजुकेशन रिसोर्स। आज के समय में जो मुक्त रूप से एजुकेशन के संसाधन है, हम कल चर्चा लिए थे इग्नू का,
हम वहीं से ग्रेजुएशन भी किए हैं, वहीं से पीजी भी किए हैं, तो हम तो बहुत दिन से इग्नू से जुड़े हुए हैं। आप सभी में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इग्नू के स्टूडेंट होंगे। तो आपने देखा होगा कि आप किस तरह से एजुकेशनल सोर्स को आप टीवी से, रेडियो से, पीडीएफ से, बुक से या इत्यादि रिसोर्स से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, नेट से। तो ये सारे रिसोर्स जो हैं, जो आपको कहीं ना कहीं ओपन डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से आपको प्राप्त हो रहा है, वो ओपन एजुकेशन का रिसोर्स ही है, जिसमें क्रिएटिव कॉमन का मीनिंग होता है कि आप जिसकी रचना कर रहे हैं वो कॉमन के लिए हो, सबके लिए हो, या बहुत सारे लोगों के द्वारा मिलकर तैयार किया गया एक कॉमन रचना होता है। जैसे इग्नू अगर कोई सिलेबस तैयार कर रही है, तो वह अगर एक सिलेबस के एक लेक्चर को अगर किसी टीवी पे या किसी चैनल पे प्रेजेंट कर रही है, तो वो सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन या एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे विश्व में उसके जितने भी रीजनल सेंटर हैं या स्टडी सेंटर है, जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट के लिए वो एक साथ प्रोवाइड करा रही है। तो ऐसा क्रिएटिव होना चाहिए, ऐसी हमारी रचना होनी चाहिए जो एक साथ कॉमनली होनी चाहिए, मतलब सभी के लिए उपयोगी, यूजफुल होनी चाहिए। तो ये कॉमन, क्रिएटिव कॉमन है, या मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, इसको मॉक टेस्ट, मॉक भी बोलते हैं, MOOC, मॉक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो यह जो हमारा ओपन ऑनलाइन कोर्स है, हम इग्नू की बार बार एग्जाम्पल ले रहे हैं। और क्रिएटिव कॉमन जो एक ऐसी रचना कॉमनली जो यूज हो सके, तो ये सारे कहीं ना कहीं ओपन और एजुकेशन रिसोर्स, इस ओपन एजुकेशन रिसोर्स के द्वारा ही हम ऐसे संसाधन या ऐसे एजुकेशनल सिस्टम की उपयोग कर पाते हैं और एक साथ अपने घर पे बैठ के सारी सुविधाएं हमें प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ई इंक्लूजन एंड एप्लीकेशन ऑफ द असिस्टिव टेक्नोलॉजी इन ई लर्निंग। ये ई इंक्लूजन क्या है? तो इंक्लूड आप सुने होंगे, इंक्लूड का अर्थ होता है अंतर्निहित करना या सम्मिलित करना या जोड़ना। तो ई इंक्लूजन का अर्थ हुआ कि इंटरनेट के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से, वेब के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को शैक्षणिक व्यवस्था के अंतर्गत लाया जाए। अभी जैसे आप लोग किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आप पढ़ तो रहे हैं, तो किस माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। तो आप इंटरनेट के माध्यम से एक साथ पूरा देश पढ़ रहा है। तो यह जो व्यवस्था है, यह क्या है? एक इंक्लूजन है। बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। तो इंटरनेट के माध्यम से जब बहुत सारे शैक्षणिक संस्थानों द्वारा या शैक्षणिक यूनिट्स द्वारा या शिक्षण इकाई या और भी संदर्भ किसी भी द्वारा, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोई चैनल इत्यादि किसी के भी द्वारा अगर इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जोड़कर शिक्षा प्रदान की जा रही है, क्योंकि हमको एजुकेशनल रिसोर्स में, एजुकेशन सिस्टम में इसे देखना है, तो शैक्षणिक पद्धति के अंतर्गत अगर इंटरनेट के द्वारा बहुत सारे लोगों को एक साथ जोड़कर उसे शिक्षा प्रोवाइड कराया जा रहा है, शिक्षा की प्राप्ति कराई जा रही है, तो यही ई इंक्लूजन कहलाएगा, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी, जिसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, जिसका उपयोग किया जाता है इस लर्निंग में, इंटरनेट के लर्निंग में, या इंटरनेट के द्वारा जितने भी शिक्षण संस्थान है या शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है, उसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी के उपयोग के द्वारा ही हम इसे प्राप्त कर पाते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों का समाहित होता है या संगठन होता है या जुड़ाव होता है। तो ये बहुत सारे लोगों का जुड़ाव ई इंक्लूजन कहलाएगा। और ई लर्निंग अर्थात इंटरनेट के द्वारा लर्निंग, असिस्टिव टेक्नोलॉजी अर्थात बहुत सारे तकनीकों के द्वारा लोगों को एक साथ जोड़कर पढ़ाने या शिक्षण की व्यवस्था, या ई इंक्लूजन, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ई इंक्लूजन। यही ई इंक्लूजन का एक आधार है या परिकल्पना कह सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट है हमारे सिलेबस में जो एप्लीकेशन की गुणवत्ता क्या होती है, जैसे सिस्टम की गुणवत्ता का मापन क्या है, सूचना सिस्टम सेवा क्या है, या उपयोगकर्ता की संतुष्टि या शुद्ध लाभ क्या है। इसके लिए हमारे सिलेबस में एक D&MI सक्सेस मॉडल 2003 की बात की गई है। D&MI इज IS सक्सेस मॉडल 2003
3 की बात की गई, जिसके द्वारा हम यह समझेंगे कि किस तरह से आज वर्तमान समय में इमर्जिंग ट्रेंड्स में, वर्तमान समय में शैक्षणिक व्यवस्था के अंतर्गत इंटरनेट के द्वारा जो शिक्षा प्राप्त की जाती है, उस शिक्षा में किस तरह से प्रौद्योगिकी सहायक है, किस तरह से लर्निंग की गुणवत्ता अच्छी होती है, किस तरह से सिस्टम की गुणवत्ता को माप सकते हैं, किस तरह से सूचना और सिस्टम सेवा को उपयोग करके लोग संतुष्ट होते हैं और किस तरह से इसका संपूर्ण लाभ प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा D&M मॉडल हमें बतलाएगा। देखते हैं इस मॉडल को। इस मॉडल के अंतर्गत, ये D&M मॉडल के 2003 के अंतर्गत यहाँ पे नेट बेनिफिट है, यह कुल लाभ है, जिसको हम लोग कुल लाभ बोलेंगे। अभी हमने सिलेबस में देखा कि यह कुल लाभ की बात हो रही है, नेट बेनिफिट। तो शुद्ध लाभ, सॉरी, ये शुद्ध लाभ की बात हो रही है। तो कभी भी हम अभी कुछ देर पहले चर्चा किए थे कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो लाभ होता है वो आपके लेने पे है कि किस तरह से आप उसका लाभ ले रहे हैं। तो लाभ लेने के लिए जो तरीका है, जो सिस्टम है, उसके थ्रू आप लीजिएगा तो लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा वही चीज आपके लिए हानिकारक भी साबित हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर आप YouTube चलाते हैं, YouTube में अभी आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, आपको JRF निकालना है, तो आप मैक्सिमम अगर टाइम अगर YouTube पे दे रहे हैं, सपोज दैट, हम यहाँ नहीं कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, अगर मैक्सिमम टाइम आपका स्पेंड हो रहा है YouTube पे, तो आप मैक्सिमम यही देखिए कि आपके ट्रेंड्स का, आपके टॉपिक का, आपके यूनिट का जो टॉपिक आपको नहीं हो रहा है उस टॉपिक पे कितने लेक्चर हैं, क्या है, सबको सुनिए, देखिए क्या होता है, किसका क्या कंक्लूजन लास्टली निकलता है। तो इस तरह की अगर सूचना आप अडॉप्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कहीं दूसरी कोई साइट खोल रहे हैं यूट्यूब पे, कोई दूसरा कोई प्रोसेस देख रहे हैं, कोई दूसरी कोई जैसे म्यूजिक का, सॉन्ग का इत्यादि, कुछ भी इस तरह का देख रहे हैं जिसमें आपका टाइम किल हो रहा है, या न्यूज़ देख रहे हैं, या सोशल नेटवर्क में चैट कर रहे हैं etc, तो आपका कहीं ना कहीं ये चीज़ क्या हो रहा है, ये समाप्त हो रहा है, टाइम किल हो रहा है। तो यूज की बात है, आप अपने यूट्यूब को, आप अपने व्हाट्सएप को, आप अपने फेसबुक को किस प्रकार से यूज करते हैं, आप अपने ट्विटर को किस तरह से आप यूज करते हैं, ये आप पे डिपेंड है, यूज करने वाले पे डिपेंड होता है। तो शुद्ध लाभ की प्राप्ति के लिए हमको उपयोगकर्ता की संतुष्टि चाहिए, जिसको हम, और यूज, सबसे पहले यूज चाहिए, तो इंटेंशन टू यूज, किस रूप में आप इसे यूज कर रहे हैं, उसका यूजर सेटिस्फेक्शन, जो उपयोगकर्ता है उसकी संतुष्टि कैसी है। उसके बाद है सिस्टम क्वालिटीज, जो सिस्टम है, जो पद्धति है, उसकी क्या गुणवत्ता है। उसके बाद है इंफॉर्मेशन क्वालिटी, जो आपको इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। हमने कल की क्लास में बतलाया था शायद 8A में कि इंफॉर्मेशन जो होता है वो हमारे पास एक सूचना जो होती है, हमारे पास एक ज्ञान के रूप में होता है, वो कहीं ना कहीं हमारा एक नॉलेज होता है। तो नॉलेज भी एक प्रकार का इंफॉर्मेशन हुआ। तो इंफॉर्मेशन क्वालिटी अर्थात नॉलेज की, ज्ञान की गुणवत्ता क्या है, कैसी। उसके बाद है सर्विस क्वालिटी, जो आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसकी क्या सर्विस है, क्या वह सर्विस से आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, या उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है etc। तो इन 5 बिंदु को आप ठीक से देखिए, 6 बिंदु है टोटल हमारा। सबसे पहले आप कोई भी सिस्टम यूज कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं। आप एजुकेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं, आई मीन एजुकेशन ट्रेंड के लिए आप यूट्यूब यूज कर रहे हैं, तो यूट्यूब एक जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट आपको क्लास प्रोवाइड करा रही है, उसका सिस्टम की क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। उसके बाद उसमें जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वह नॉलेज की क्वालिटी अच्छी है या नहीं। यूट्यूब पे जो आपको नॉलेज प्रोवाइड कराया जा रहा है, चाहे वो हमारे द्वारा दिया जा रहा हो या जहाँ से भी आप प्राप्त कर रहे हो, तो वह उसकी गुणवत्ता अच्छी है या नहीं, वो नॉलेज अच्छी दे रही है नहीं, अकॉर्डिंग योर सिलेबस या अकॉर्डिंग ऑन योर टॉपिक दे रही है नहीं दे रही है, और कितना इंपॉर्टेंट है, कितना यूजफुल है, उसकी क्वालिटी देखिए। और सर्विस की क्वालिटी है, जो आपको रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड करा रहा है नहीं, या कभी दे रहा है कभी नहीं दे रहा है etc, जो भी हो। तो ये सारे सोर्स आप सबसे पहले देखिएगा। उसके बाद इंटेंशन टू यूज देखिएगा, उसका आप यूज कैसे कर रहे हैं, फिर यूजर का सेटिस्फेक्शन क्या है, फिर टोटली आपको बेनिफिट प्राप्त हो रहा है कि नेट बेनिफिट क्या हो रहा है। सो आई कैन से टू ऑल, नेट बेनिफिट प्राप्त करने के लिए हमें कुल या संपूर्ण या शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमारा यूज अच्छा होना चाहिए, हमारे यूज के बाद हमें सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, और सेटिस्फेक्शन प्राप्त होती है हमारा सिस्टम की क्वालिटी से, नॉलेज की क्वालिटी से, और सर्विस की क्वालिटी से। तो ये सारे बिंदु आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये सारे बिंदु आपस में जुड़े होने
के कारण ही DNM मॉडल की चर्चा, मॉडल 2003 की चर्चा यहाँ की गई है। इसमें जो है शुद्ध बेनिफिट जो है वो आपका प्राप्त हो जाएगा आपको इसके इंटेंस टू यूज, अच्छे यूज के लेके, और फिर आपको इसका यूजर का सेटिस्फेक्शन के लेके। तो ये तो सब चीज आपके पास होना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा जो बेनिफिट है वो टोटली हमको मिल रहा है कि नहीं। आपका यूज करने का इंटेंशन अच्छा होना चाहिए और यूजर का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। ये सारी चीजें आपके पास होगी तो आपको शुद्ध बेनिफिट या टोटल बेनिफिट प्राप्त होगा। दूसरा कि सिस्टम की क्वालिटी अच्छी है या नहीं। तो ये जो यूजर है और यूजर सेटिस्फेक्शन ये एक दूसरे से कोरिलेटेड होता है, इससे यह और इससे यह रिलेटेड होता है, और यह भी इससे रिलेटेड होता है, यह भी इससे रिलेटेड होता है, और यह भी इससे रिलेटेड होता है। या इसको दूसरे सोर्स में आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि सबसे पहले यह जो है यह सिस्टम्स क्वालिटी जो है यह यूजर को देखता है कि यूजर इसके यूजफुल में है या नहीं। तो इसको इस तरह से, फिर इससे भी यह जुड़ा होगा और इससे भी यह जुड़ा होगा और इससे भी यह जुड़ा होगा। ऐसा नहीं है इससे यह जुड़ा हुआ नहीं होगा, एक बिंदु आपको तीनों से जुड़ा होगा, फिर यह तीनों बिंदु से यह जुड़ गया, फिर इससे भी यह तीनों बिंदु जुड़ा होगा। इसके लिए आपको यहाँ से एक ये इससे कनेक्टेड होगा और फिर इससे भी कनेक्टेड होगा और फिर यह इससे भी कनेक्टेड होगा। इस तरह से ये तीनों बिंदु इससे, ये तीनों बिंदु इससे कहीं ना कहीं आपको जुड़ा ही होना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि टोटल बेनिफिट क्या है हमारे नेट का और हमारे रिसोर्स का। टोटल बेनिफिट हमको पता चलेगा। तो यह बिंदु, यह तीनों बिंदु 1 2 एंड 3 इससे भी, और फिर यहाँ से 1 2 एंड 3 इससे भी, ये टोटली यहाँ जुड़ा होना चाहिए, कनेक्टिंग होना चाहिए। तो ये तीनों सोर्स इस दोनों से और ये दोनों इससे, तब आपको टोटल बेनिफिट्स पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं किसी भी वेब का, किसी भी पेज का, किसी भी नेटवर्क का, किसी भी ई लर्निंग का, किसी भी ई इंक्लूजन का और किसी भी इमर्जिंग ट्रेंड्स की टोटल क्वालिटी, गुणवत्ता, यूज, उपयोगिता इत्यादि सभी चीजों को जानने के लिए हमको इस मॉडल की आवश्यकता होती है। इस मॉडल के बेस पे हम उसकी क्वालिटी, उसका यूज और उसके सेटिस्फेक्शन एंड उसके बेनिफिट्स को हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, और शायद लास्ट पॉइंट है कि एथिक्स इशू फॉर ई लर्निंग, ई टीचर, ई टीचिंग एंड ई रिसर्च क्या है। तो एथिक्स की बात आती है, नैतिकता की बात आती है कि आपने जो सीखा है वो एक नैतिक शिक्षा है या नहीं, या नैतिक है या नहीं। दोस्तों हम यह आप लोगों से कहना चाहेंगे कि नैतिकता की जब बात आती है तो आप जब किसी भी रिसोर्स का या किसी का भी शोषण नहीं कर रहे हैं, किसी का हनन नहीं कर रहे हैं और समान रूप से आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति हो रही है, तो आप नैतिक काम कर रहे हैं। जब भी आप एक सुव्यवस्थित रूप से बिना किसी को हर्ट किए जब भी आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, तो आपका वर्क जो है वो इथिकल है, आई मीन नैतिक है। तो नैतिक वर्क है या नहीं। तो आपका जो ई लर्नर्स है, जो इंटरनेट के द्वारा लर्नर है, वो नैतिक शिक्षा प्राप्त कर रहा है नहीं, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहा है नहीं, ये उसके यूजर ही बता सकता है कि किस सोर्स से कैसे प्राप्त किया। एग्जाम्पल के लिए एक बुक की बात करें तो बुक भी अगर आप खरीद कर या किसी से मांग कर, किसी से लेकर अगर उसके थ्रू आप एजुकेशन लेते हैं तो ये आपका नैतिक एजुकेशन है। लेकिन वही बुक आप किसी का चोरी करके, वही नोट्स आप किसी का चोरी करके ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अनैतिक होगा। तो नैतिक होना और नहीं होना यह सबसे ज्यादा बेहतर उसका यूजर जानता है कि हम किस रूप से, तो इंटेंशन टू यूज जो है ना, किस रूप से यूज किया जा रहा है, और यूजर सेटिस्फेक्शन, ये दोनों चीज ही बता देता है कि कौन नैतिक है और कौन अनैतिक है। तो इथिकल इशू जो है हमारा, नैतिक इशू जो है ई लर्नर्स का, इंटरनेट के द्वारा सीखने वालों का, या इंटरनेट के द्वारा पढ़ाने वाले टीचर का, या इंटरनेट के द्वारा पढ़ाने की टेक्निक्स या टीचिंग का, या इंटरनेट के द्वारा किया गया रिसर्च का, यह आपके यूजर्स ही बता सकते हैं और इसकी जांच हो सकती है। क्योंकि ये जो कट कॉपी पेस्ट होगा तो यह कहीं ना कहीं हमारा गलत रिसर्च होगा और गलत टीचिंग होगा, और इसको एक अपनी और खुद की ऑथेंटिक एजुकेशन के रूप में ले जाना होगा। एक बेसिक टीचर, एक बेसिक टीचिंग और एक बेसिक रिसर्च और एक अच्छे लर्नर के रूप में जब हम होंगे तो हमारा इथिकल इशू नहीं होगा और हम पूर्ण रूप से नैतिक शिक्षा प्राप्त कर रहे होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारा
यूजीसी नेट के एजुकेशन पेपर 2 के यूनिट 8C को समाप्त कर रहे हैं हम। अब हम 8D के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।